टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में से भी एक सब थीम्स आप निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट, राइट। सो स्पेसिफिक हीट से लगातार यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं ज्योग्राफी में। ऑप्शंस जो है वो कई बार रिपीट होकर के क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाते हैं। So we need to identify all these patterns while we are preparing for UPSCs. Now again, if I am taking a particular micro theme, what I will be doing, I'll start from the recent year to the past years. रिसेंट में से पास्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे किस तरह के सवाल में चेंजेस आए हैं यूपीएससी के। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊं, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रहे। एंड देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन एंड देन विल ट्राई टू डू द एनालिसिस। तो अपार्ट फ्रॉम दीज माइक्रो थीम्स जहाँ से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल आए हैं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू सी दीज माइक्रो थीम्स जहां से कि सवाल कम आए हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज आइसोथर्म एंड हाउ इट मूव्स। वाटर से कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हो, सो देयर इज अ नॉर्थवर्ड शिफ्ट, राइट। देयर इज अ नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ दिस आइसोथर्म एज वी आर मूविंग फ्रॉम दिस वाटर टुवर्ड्स द लैंड। एंड एज वी आर मूविंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द वाटर, लैंड से अगर आप वाटर की तरफ जाते हो तो आइसोथर्म क्या हो रहा है, दिस इज बेंडिंग साउथ। I told you ना, you have to observe the what you have to observe, you have to observe the options as well. अभी हमने क्या देखा 2022 के क्वेश्चन में, 2024 के क्वेश्चन में they are asking about the cloud and the relation with the global warming. अब आप यहाँ पे 2019 का सवाल देखिए और ऑप्शन देखिए, ठीक है। That is why I was telling you in the beginning itself that these options become extremely important. You need to understand what pattern of question UPSC is asking. और आप रैंडमली कुछ भी PYQ सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक हीट। सो आर यू एबल टू ऑब्जर्व द पैटर्न कि कहां से सवाल आ रहा है। ओके, सो स्पेसिफिक हीट इज अगेन अ पैटर्न दैट यूपीएससी, सो दिस हैज बिकम द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। क्लाउड का क्या रोल है, स्पेसिफिक हीट का क्या कॉन्सेप्ट है, आइसोथर्म्स कैसे काम करते हैं। हेलो एवरीवन, PYQs की इंपॉर्टेंस आप सभी को मालूम है, पर क्या हम सभी को मालूम है कि आखिर PYQs को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो बेसिकली वी हैव 3 लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर PYQs। अभी तक आप लोग क्या करते आ रहे हो, आपने मोटा मोटी कुछ भी पढ़ लिया जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, if I have to see the questions which have appeared in geography, what I am doing is I am taking a particular year question. हम एक particular year का question लेते हैं and we try to see all the questions that have appeared that particular year of one subject, that is geography. ठीक है, उसी तरह से हम फिर next year में जाएंगे and then subsequently we are doing like this, right? But that is not the correct way of doing it. अभी पूरे तरीके से जहां भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां से भी आप वीडियोस देख रहे हो, आप उसी तरह की वीडियोस देख रहे हो कि सारे क्वेश्चंस लिए एंड वी स्टार्टेड writing it, but that is not the correct way. So first of all, the most important part is you have to identify the micro themes. That is the most important part, कि आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है, किस पर्टिकुलर डायमेंशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड thoroughly continuously. So first of all we have to identify that. The second level of preparation for PYQs include nature of questions. So now on the basis of micro themes, definitely say for example if temperature distribution in the geography is a particular micro theme, अब उस temperature distribution में से भी एक सब themes आप निकाल सकते हैं। say for example specific heat, right? So specific heat से लगातार UPSC ने सवाल पूछे हैं geography में। So these types of patterns which UPSC is continuously, they are giving in the questions, that is very important for you to observe. Otherwise आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। if you are not able to identify the pattern that is asked in UPSC questions, there is no use of attempting PYQs, right? So first of all, it is very important that you identify the micro themes. Second, you have to understand the nature of questions that UPSC is asking. The third and another important part in the level of preparation for PYQs is the option exploration. ठीक है, तो कई बार आप देखोगे कि ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर बनकर आया है। डेफिनेटली द चांसेस आर वेरी लेस दैट क्वेश्चन विल कीप ऑन रिपीटिंग, द सेम क्वेश्चन विल कीप ऑन रिपीटिंग। ये चांस कम होते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑप्शंस जो है वो कई बार रिपीट होकर के क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाते हैं। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दीज पैटर्न्स व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससीज, स्पेशली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर PYQs. So in this particular series, I am going to tell you, like I will be picking one micro themes. I will be showing you the micro themes from in which prelims में questions आए हैं और कौन से micro theme ऐसे हैं जिसमें से कि ज्यादातर सवाल आए हैं। Now again, if I am taking a particular micro theme, what I will be doing, I will start from the recent year to the past years. रिसेंट में से पास्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे किस तरह के सवाल में चेंजेस आए हैं यूपीएससी के। क्या कॉन्सेप्ट सेम है
या फिर क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम यूपीएससी पूछ रहा है, या फिर किस तरह का सवाल पूछ रहा है इन अ पर्टिकुलर माइक्रो थीम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दीज आर द माइक्रो थीम्स. और ये जो माइक्रो थीम्स हमने बनाए हैं, दिस लाइक वी हैव प्रिपेयर्ड इट, बहुत सारा डेडिकेशन लगा है, बहुत सारा टाइम हमारा गया है इस पूरे माइक्रो थीम्स को आइडेंटिफाई करने में. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर आइडेंटिफाइंग दिस, ईयर वाइज हमने उस पर्टिकुलर माइक्रो थीम्स के क्वेश्चंस को निकाले हैं, and that we will be discussing. So the sole purpose of this entire video, of this entire series, will be discussing PYQs on the basis of micro themes, on the basis of sub themes that have become very important. So उससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि आपने एक साल का PYQ लिया and आप उसको प्रिपरेशन, आप उसको बार बार अटेम्प्ट कर रहे हो, राइट? So what I would expect from all of you here, I'll be showing you the question so that you can practice simultaneously with me. मैं 1-2 सेकेंड के लिए रुकूंगी, पॉज करूंगी, मैं आपको टाइम दूंगी कि आप उसको सॉल्व करें. और व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट, एंड देन वी विल सी द आंसर एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इट, राइट? तो आपका क्या होगा इस तरह से, विद दिस माइक्रो थीम, दिस एंटायर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड, इट विल बी कंप्लीटेड. So definitely we cannot complete all the micro theme in the one video, so we'll try to cover like 2-3 micro themes in a video and then we will continue the series. ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊं, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रहे. एंड देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन एंड देन विल ट्राई टू डू द एनालिसिस, राइट? विल ट्राई टू डू द एनालिसिस फॉर द all the years from which a particular questions have been asked from a particular micro theme. So we'll try to do that. तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, these are the micro themes, जिसमें से कि इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में से काफी सारे सवाल आए हैं. अगेन आई विल से ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, so lots of questions like miscellaneous topics are also there, so we have included it. Then river systems, you see there are lots of questions, 22 questions have been asked. फिर क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिक रीजन से भी काफी सवाल आए हैं आपके 16, वर्ल्ड मैप रिलेटेड 15, वाटर बॉडीज, ओशनोग्राफी में अगर आप देखेंगे 11. सो फ्रॉम हियर टू हियर इफ यू सी द ग्राफ, दिस इज एज वी आर मूविंग अप, तो ये घट रहा है, right? So the number of question is keep on increasing. Again guys, it does not mean that in a particular year, if the in a particular micro theme अगर 2 या 3 सवाल आए हैं, you don't think that that is not important. That micro theme also becomes important because in a in a coming year you don't know which is the probable areas from where UPSC can ask. तो apart from these micro themes जहाँ से कि maximum number of सवाल आए हैं, it is also important that you see these micro themes जहाँ से कि सवाल कम आए हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉनसून, कॉन्फ्लिक्ट जोन, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, मिनरल्स एंड रैंडम. ओके, नाउ गाइस, in this video, which are the topics that I am going to cover? I am going to cover here, the first of all I will be covering this climatology, temperature distribution, climatology, pressure and wind, and then I'll also be covering climatology, clouds. So these 3 topics are somehow similar. Definitely there are some more topics which are associated with climatology like atmosphere, like some other topics, but यहाँ पे हम ये 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं आज के वीडियो में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और मैंने आपको रूल पहले ही बता दिया है कि जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, यू हैव टू पॉज द वीडियो, यू हैव टू सॉल्व इट एंड देन यू विल सी द आंसर. ओके, सो क्लाइमेटोलॉजी में से मैंने 3 माइक्रो थीम उठाए हैं एंड वी विल सी ईयर वाइज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी. नाउ दिस इज क्लाइमेटोलॉजी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024. क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे. स्टेटमेंट 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. Carbon dioxide and the other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. So you have to pause the video and you have to solve this. ठीक है? I hope you have done it. Now let's see the answer. So the statement 1 is incorrect while the statement 2 is correct. Why? यहाँ पे क्या लिखा है? The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. ठीक है? So as we know, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा होता है, इट रेडिएट्स. सिमिलरली इफ यू सी द अर्थ एंड यू सी द सन, सो सन से बहुत सारी, बिकॉज सन इज टू मच हीटेड, सो लॉट्स ऑफ एनर्जेटिक वेव और द एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, एंड दैट एनर्जी, बिकॉज दिस सन इज हाईली एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है, तो इससे जो रेडिएशन, जो लाइट्स आ रही हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज अल्ट्रावायलेट rays
जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होता है. बट when these ultraviolet rays are coming on the surface of the earth, it is actually heating the surface of the earth, right? Surface को heat करता है slowly and gradually. Because of the heat of the sun, the earth is also getting heated up, right? And after that, because this earth has also got heated up, it starts radiating. ठीक है, तो जब वो रेडिएशन होता है, डेफिनेटली दैट रेडिएशन, दैट एनर्जी दैट इज गोइंग आउट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, इंफ्रारेड जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, सो इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रा डेफिनेटली इफ वी कंपेयर अर्थ विद द सन, व्हाट इज द डिफरेंस? सन इज वेरी वेरी हीटेड, so the amount of energy, the energy of the the energy that is coming, it is very high in frequency. बहुत frequency high होती है, and then wavelength कम होता है. But when it is heating this particular earth, and then it is going back, it is radiating back in what? As a long wave radiation. So most of the particles, so basically क्या इसका concept यही है कि हमारे atmosphere में there are so many gases. So those gases actually cannot trap the ultraviolet rays that is coming from the sun. ठीक है, तो वो उसको ट्रैप नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, हाई इन फ्रीक्वेंसी, सो इट इज नॉट एबल टू ट्रैप दैट. बट व्हेन द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज गोइंग बैक, these particles actually trap the heat that is going or radiating from the earth's surface, right? So that is why this terrestrial radiation is responsible for heating the atmosphere more as compared to the incoming solar radiation. Fine, I hope this is clear. Now the another statement is carbon dioxide and the other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation, which I have explained right now. ठीक है, I hope you all have gone through this question. तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से एक माइक्रो थीम है, उससे ये सवाल आया है. अगेन इफ यू गो टू एनसीईआरटी, इट इज मेंशन्ड. Again, the another question that has appeared in 2024 is, let's see the question. Which one of the following are correct inference or the inferences from isothermal maps in the month of January? Now guys, this is a very technical concept. I have heard from so many students that they don't understand how these isotherm moves. But this is actually very simple. I'll explain. पहले एक बार question देख लेते हैं. आप कोशिश करो इसको बनाने की. Then we will explain. Then we will see the concept here. The isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. The presence of cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bends towards the north. So these are the two statements which is related to isotherms. ठीक है, तो यहाँ हमने एक पैटर्न देखा है कि आइसोथर्म के बारे में सवाल आया है. ठीक है, इनिशियली वी सॉ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन. ठीक है, तो इसका मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन, अल्ट्रा वेव रेडिएशन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, लेट्स सी द आंसर. सो द आंसर इज ओनली 1. ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिए. इट्स अ वेरी सिंपल वन. I'll try to explain in a very simple way. So you have equator 0. ठीक है, what are isotherms? Isotherms are the line joining equal a temperature area because therm is there. Therm is associated with temperature. ठीक है, तो ऐसी कोई भी जगह जहां पे सिमिलर टेम्परेचर होगा तो वहां पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो that is isotherm. See for example, if here we have 18 degree Celsius in a particular latitude. ठीक है, let's say this is 20 degree latitude north. ठीक है, देन आप ऊपर आओगे, सो वी कैन हैव दिस 30 डिग्री लैटिट्यूड, राइट? सो सपोज 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी टेम्परेचर है, एंड इन सम वे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज हियर ऑल्सो, एंड इन सम वे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ऑन द 30 डिग्री ऑल्सो. सो इफ आई हैव टू मेक अ आइसोथर्म, व्हाट इज आइसोथर्म? लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टेम्परेचर एरिया. तो जहां जहां का भी टेम्परेचर इक्वल है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन ज्वाइन इट विद द हेल्प ऑफ अ लाइन. ठीक है, सो दिस बिकम्स अ वन आइसोथर्म विच रिप्रेजेंट्स 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो ये कॉन्सेप्ट होता है आइसोथर्म का, राइट? नाउ लेट्स सी ज्योग्राफी में ये कैसे वेरी करता है. वी कैन हैव विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. सो दिस इज सपोज 0 डिग्री. ठीक है, आई विल मेक 2 कंडीशंस, वन फॉर विंटर एंड वन फॉर समर. सो 2 कंडीशन होंगे. आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ सो दैट बोथ द कंडीशंस कैन be made on the single page. So let's see 0 degree 0 degree. ठीक है, in between in the northern hemisphere we know there's a continent, there's no doubt in that.
कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये दो मैंने क्यों बनाया, वाई आई हैव मेड इट टू, बिकॉज आई हैव टू शो टू सीजन्स, वन इज समर एंड वन इज समर एंड अनदर इज विंटर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड on this concept, that is isotherm and how it moves, right? So let's take example of a summer, ठीक है। आपको एक concept मालूम होगा specific heat का, ठीक है। So this is actually related to a concept of specific heat, and what is that specific heat concept, guys? कि what amount, like the temperature that is required to, you know, to raise a temperature of a unit mass, ठीक है। unit mass में, unit mass of a particular substance, of a particular substance by what, by 1 डिग्री सेल्सियस। तो आखिर कितना टेम्परेचर की जरूरत होती है अ यूनिट मास पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेज करने के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे पानी को गर्म करना है, अ यूनिट मास ऑफ वाटर, इफ आई हैव टू रेज अ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो वो होता है स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। Now when you will read this specific heat concept, you will understand the specific heat of land and water is different, ठीक है। लैंड में क्या होता है, लैंड गेट्स अप हीटेड वेरी फास्टली, इट ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी फास्टली। तो दिन और रात का जो डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज वेरी वेरी हाई, दैट इज कॉन्ट्रास्ट, क्वाइट कॉन्ट्रास्ट इन नेचर। बट व्हेन यू सी द वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट अगर आप देखोगे, इट स्लोज, इट यू नो, इट हीट्स अप वेरी स्लोली एंड इट गेट्स कूल्ड डाउन वेरी स्लोली। सो दिस वाटर कंपैरेटिवली इफ यू विल सी, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है इसको हीट अप होने में, कारण भी यही है बिकॉज दिस एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर यू हैव टू हीट अप, राइट। सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू गेट हीटेड अप एंड इट टेक्स अ टाइम टू गेट कूल डाउन ऑल्सो, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में अगर मुझे देखना हो, इन केस ऑफ समर, समर में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, डेफिनेटली इफ दिस इज, दीज आर द लैटिट्यूड्स, सो वी हैव 0 डिग्री, सो एंड देन वी हैव सपोज ऊपर की ओर जाएंगे, सो वी हैव सपोज, let's make it from red, so we have 20 degrees, we have 40, we have 60 and then further up 90 degree, ठीक है। and we have two condition, right? so now let's take a condition of summer. summer में क्या केस है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, so this is the case of summer. so definitely in the summer the temperature on this land will be what? It will be higher as compared to the water. Why? Because in the summer there will be lot of, you know, heating on this land. तो land क्या होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी heat up हो जाएगा. So I'll make this from blue so that you can understand it well. So this is water, this is water, this is water and water. ठीक है? Similarly यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, so this is water 20 degree and then we have this 40 degree, 60 डिग्री एंड फर्दर अप. सो दिस इज द केस ऑफ विंटर. तो मैंने क्या बताया कि विंटर में क्या हो रहा है कि विंटर की बात अभी हम बाद में करेंगे. समर में क्या हो रहा है, सो इफ वी हैव टू स्टार्ट से फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर इन दिस एरिया 0 डिग्री, वहां पे क्या होगा टेम्परेचर इन द समर, it will be very heated up because this is the equatorial area. So suppose the temperature is around, let's say 35 degree, 35 degree on the water. So similarly on the same latitude, क्योंकि same latitude की बात हो रही है, तो land पे जो temperature है that will be higher because this is a summer month, land is getting heated up fast and cooling down fast. तो यहाँ पे let's take 40 degree, ठीक है. Again water है this side also, so 35 degree. Let's go further up. तो ऊपर की ओर जाएंगे तो 5 का डिफरेंस लेते हैं because as we are moving from the this lower latitudes towards the higher latitudes, the heat will keep on decreasing. ये तो हमको मालूम है क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया पे ज्यादा हीटिंग होती है, पोलर पे कम होती है. Now as we are going up again guys, so फिर यहाँ पे अगर हम लेते हैं this is 30, 5 का gap. So suppose 30 is the temperature here on the water. So what is the temperature here, because we are taking 5 का gap. Definitely on the land, on the same latitude, the temperature will be higher on the continent. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this will be your 40 लिया था यहाँ पे, so here I am taking 35 and again this is the water, तो 30. तो on the same latitude water 30 and यहाँ पे देखेंगे continent का temperature ज्यादा है. Further let's go up, this is 25, this is 30, this is
25. Let's go up further because as we are moving up, temperature will decrease. यहाँ पे let's say 20, then we have here 25, and then again यहाँ पे 20. ठीक है. Now if I have to make a isotherm, that is line joining equal temperature area, तो मैं कैसे इसको बनाऊंगी? अगर आप देखेंगे, so we have this 35, 35, 35, 30, 30, 30, 25, 25, 25. So this is the isotherm that I have made. Now let's see the deviation of the isotherm. तो अगर आप water से continent की तरफ जा रहे हो, so there is a northward shift, right? There is a northward shift of this isotherm as we are moving from this water towards the land. And as we are moving from the land towards the water, land से अगर आप water की तरफ जाते हो, तो isotherm क्या हो रहा है? This is bending south. ठीक है? I hope this is clear. Similarly, let's take example of winter. Winter में क्या होगा? Land will get cooled down fast. तो land पे बहुत ज्यादा ठंड है in comparison to the this particular water, right? Because water gets specific heat का मैंने आपको concept बताया. तो water जो है it takes time to lose that heat. तो comparatively if you are comparing this from the continent to the land, land क्या होगा? वो धीरे 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 वो लैंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है. इट विल बी वेरी कूल एज कंपेयर टू दिस वाटर. सो वाटर विल बी रिलेटिवली वार्मर एज कंपेयर टू द लैंड. ठीक है. तो अब हम देखते हैं अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स. सो दिस आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. सो अगेन दिस इज, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर यहाँ पे समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप इसको बना पाएंगे. सो वी हैव 0 डिग्री, वी हैव 20 डिग्री, वी हैव अगेन दिस 40 डिग्री, वी हैव 60 डिग्री एंड वी हैव अगेन 90 डिग्रीज. ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं विंटर की. विंटर में अगेन इफ द टेम्परेचर, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग इट हियर अ टेम्परेचर बिकॉज विंटर इज वेरी कोल्ड. लेट्स से दिस इज अराउंड लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 25 डिग्री. ठीक है. 25 degree on the water, so 25 on the water. Land, because this is a winter area, it is more colder. मैंने आपको बताया बहुत तेजी से वो रेडिएट कर देता है एंड बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाता है. ठीक है. सो कंपैरेटिवली द टेम्परेचर हियर विल बी लेसर. ओके. सो 25 यहाँ पे हो जाएगा 20. फर्दर अप जाएंगे, 5 का रेंज का गैप लेंगे. अपर लैटिट्यूड, लेट्स गो टू द अपर लैटिट्यूड. 20 यहाँ पे 15. ठीक है. सेम लैटिट्यूड पे एंड देन अगेन यहाँ पे 20. फर्दर अप 15. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा यू हैव दिस 10. अगेन यू हैव हियर 15. फर्दर अप लेट्स गो अप 10. यहाँ पे हो जाएगा यू हैव दिस 5 डिग्री एंड देन अगेन यहाँ पे 10. फर्दर अप यू विल गो, you will have 5 degree, you will have here a 0 degree and you will have here a 5 degree. So this is the temperature distribution in the winter month. Now let's make a isotherm. If I am making isotherm, it's like this. ठीक है. So now see the condition. It is quite definitely it is opposite to the condition at the summer. Now if I have to ask, in the winter season the isotherm is bending south, or you can say it is bending equatorward, right? When we are moving from the ocean towards the continent. Similarly, when we are moving from the continent towards the water, the isotherm is bending northward. Now let's check the statement. The isotherm deviate to the north over the ocean and south over the continent. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विंटर का टाइम है, मंथ ऑफ जनवरी, इट्स अ विंटर टाइम in the northern hemisphere. Why we mostly take northern hemisphere का reference? The reason is the seasonal contrast you will see more in the northern hemisphere due to the presence of more land mass. ठीक है. तो ज्यादा लैंड मास है तो सीजनल कॉन्ट्रास्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इन द सदर्न हेमिस्फीयर दिस इज लॉट ऑफ वाटर. सो कंपैरेटिवली इफ यू सी द सीजनल कॉन्ट्रास्ट इज नॉट दैट मच, राइट. तो यहाँ पे जनरली मंथ हम जनवरी ले रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे डेविएशन, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन. ठीक है. So it is deviating towards the north over the ocean. So if you are starting from the continent, it is deviating towards the north and south over the continent. तो जब आप ocean से नीचे की तरफ जाते हो, it is deviating south. Hence, the statement 1 is true. Now the second statement, let's see. I hope this is clear. This is a very important concept. आपने अगर कहीं से पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, just revise it here. Okay?
Now this question is very important guys. Why? Because time and again questions have been repeated from the concept called specific heat. तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि जो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार यहाँ से सवाल आए हैं. What is the second statement? The presence of cold ocean currents, Gulf Stream, North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards the south. So first of all, there's a mistake here. What is the mistake? ये जो Gulf Stream है, North Atlantic drift है, these are a warm current and not the cold current. Now again, this is a direct question from NCERT. You see the map of NCERT जहाँ पे कि currents के बारे में बताया गया है, warm current and cold current. So if you have known that this North Atlantic drift and Gulf streams are a warm current and not a cold current, then definitely this would have been become very easy for you to solve. अगर आपको specific heat का concept मालूम है, ठीक है? This is the question from 2023. Again, you see the statement. It means आप ये देखिए यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है. The temperature contrast between continent and ocean is greater during summer than in winter. The specific heat of water is more than that of land surface. मतलब water को गर्म करने के लिए, टेम्परेचर को रेज करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू द लैंड. So pause it, try to solve it, and we'll see the explanation. Okay? So see the explanation. अब देखो स्टेटमेंट 1 क्यों यहाँ पे इनकरेक्ट है? बिकॉज यू सी द विंटर मंथ, ठीक है? विंटर मंथ में जो टेम्परेचर यू विल सी द टेम्परेचर स्पेशली इन द कॉन्टिनेंट्स माइनस में बहुत ज्यादा चला जाता है ना, -50, -100 समथिंग लाइक दैट. तो विंटर के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में रहता है, स्पेशली इन द आर्कटिक एरिया, इन द अंटार्कटिक एरिया. इट इज वेरी वेरी शार्प, बहुत कम टेम्परेचर, वेरी लेस टेम्परेचर. एंड नॉट जस्ट दोज आर्कटिक अंटार्कटिक एरियाज, इन द अदर एरियाज ऑल्सो कई बार माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है? बट वेन यू सी टू समर, समर में मैक्स टू मैक्स व्हाट टेम्परेचर यू सी? मैक्स टू मैक्स यू सी 50 डिग्री, 55 डिग्री, राजस्थान इन दीज एरियाज, राइट? सो नाउ इफ यू हैव टू मेक अ डिफरेंस, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, सो व्हाट इज दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर? रेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है? तो अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का रेंज निकालते हो तो समर मंथ में वो जो रेंज है वो इतना ज्यादा नहीं होता है. इट इज नॉट दैट मच इन कंपैरिजन टू द विंटर मंथ. सो इन द विंटर मंथ टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इज वेरी वेरी हाई. व्हाई? Because of the specific heat. Again, the concept is specific heat. Because the water is there, water is not that cool. ठीक है? It is again, it's warm only. It's not very very cold. But in case of continent, it has become very very cold. So if you have to calculate the difference, definitely the temperature contrast will be much more higher in winter in comparison to summer. क्योंकि summer के time पे क्या है? Okay, this is also warm, that is water is also warm, but this continent is extremely warm, ठीक है? तो वहां पे जो difference निकालोगे definitely difference is there, but that will not be that contrast. But in case of winter, the contrast, the difference of temperature is quite large in continent as well as in the ocean. So that is why the temperature contrast is more in the winter in comparison to the summer, ठीक है? अब दूसरा statement क्या है? The specific heat of water is more. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस, देयर इज अ मोर स्पेसिफिक हीट दैट इज रिक्वायर्ड. नाउ द अनदर टॉपिक हियर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लाउड्स, राइट? नाउ क्लाउड्स की अगर मैं बात करूं, क्लाउड्स इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विच बिकॉज राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके सरफेस को हीट कर रही है, कोई भी ऐसी चीज हो, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? So that becomes important. So here again guys, you have to understand in this cloud there are different types of clouds. When you go to the higher clouds, so you have 3 types of cloud: high, middle and this is a lower cloud, ठीक है? जो ऊपर वाले clouds होते हैं we call it as a cirrus cloud. जो middle clouds होते हैं these are alto clouds, ठीक है? तो जहां पे भी cirrus लग रहा है these are the high clouds, middle clouds are alto stratus, है ना? So then जो ऊपर वाले क्लाउड्स हैं, these clouds are very thin clouds, ठीक है? वो बहुत थिन होते हैं. एंड एज यू आर गोइंग डाउन, जो लोअर क्लाउड्स होते हैं लाइक क्यूमुलोनिम्बस, लाइक स्ट्रेटस, लाइक क्यूमुलस, these are the lower cloud, ठीक है? नाउ these clouds are thicker in nature. Why it is thicker in nature? ये बहुत थिक होते हैं,
as compared to the higher clouds. Why? Because definitely यहाँ पे जो evaporation हुई है, the evaporation, the moisture that is present in the atmosphere, it has converted into a cloud. Now these clouds are very very thick in comparison to the, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की ओर जाओगे, तो डेफिनेटली these moisture will start cooling down from here itself, right? यहीं से वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है. तो ऊपर जाने के बाद इतनी मॉइस्चर बचती नहीं है एटमॉस्फेयर में, पहली चीज ये. तो ऊपर वाले क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत पतले क्लाउड्स होते हैं, ठीक है. नाउ द let's see the question what they have asked. High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. The second is low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. So pause the video, solve it, let's see the answer. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth because these are the thin clouds. So definitely जो ऊपर से रेज आ रही है, it is not able to block the radiation. It is not able to reflect it back. Reflect वो इतना ज्यादा नहीं करता है. But the thicker clouds, जो आपके lower clouds होते हैं, ठीक है, तो lower clouds क्या करते हैं? कई बार reflection करते हैं. And low clouds, ये क्यों गलत है? This low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect, right? Again this statement is again wrong क्योंकि जो आपके जो thick clouds होते हैं they reflect the solar energy जिसको हम लोग albedo effect बोलते हैं. So albedo अगर आप clouds का देखोगे, especially those thicker clouds, those stratus clouds होते हैं, nimbus clouds होते हैं, they have the high potential to reflect back the solar energy. So this will have a cooling effect, not the warming effect. ठीक है, I hope you understand the difference. So this is the first question asked from the cloud and how it is related. It is related to global warming as well. ठीक है, तो ये important हो जाता है. Guys, आपको समझने की जरूरत यहाँ पे ये है कि यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछ रहा है. It has some relevance. Okay, definitely these things, the different types of clouds is mentioned in your NCERT. But what it is asking? It is asking about how these clouds are actually impacting the global warming. है ना, उसका क्या रोल है? तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इज 2019 क्वेश्चन of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the atmosphere, into the stratosphere. So what it will do? Pause the video, solve it, and let's see the answer. It will reduce the global warming. Again, I told you now you have to observe the, what you have to observe? You have to observe the options as well. अभी हमने क्या देखा 2022 के क्वेश्चन में, 2024 के क्वेश्चन में they are asking about the cloud and the relation with the global warming. अब आप यहाँ पे 2019 का सवाल देखिए और ऑप्शन देखिए, ठीक है. That is why I was telling you in the beginning itself that these options become extremely important. You need to understand what pattern of question UPSC is asking. और आप randomly कुछ भी PYQ solve कर लो, वो pattern आप develop कर ही नहीं सकते हो. That is why it is important that you understand the pattern, and that is based on the micro themes that we are discussing. So the understanding of PYQs becomes quite better when you understand like this. आपको मालूम है कि किस ईयर में किस तरह का सवाल आ रहा है, ठीक है. So reducing the global warming because in the context of which of the following scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the stratosphere, ठीक है. So it is reducing the global warming. Now why are dewdrops not formed on a cloudy night, ठीक है. So again guys, there's one concept. You might be hearing about the pollution. Pollution के बारे में आप बहुत सुनते हो. Smog formation आप बहुत सुनते हो. Especially during the winter times क्या होता है आपको मालूम है. You see lots of smog. So that is the condition of the atmosphere that you see in a particular month, right? So now from that UPSC का वो फेवरेट सवाल है. You will see questions in the environment also related to smog, related to pollution. ठीक है, तो different types of atmospheric cooling होती है, that we also know. So here there are some of the criteria, the condition that is required for the formation of smog also. Smog कैसे बनता है? And definitely here, what is the question? Why are dewdrops not formed on a cloudy night? What is the reason behind it? Pause the video, solve it. Let's see the answer. The answer is cloud reflect back the Earth's radiation. अब आप देखिए गाइस,
आप सवाल देखिए, ठीक है ना, बैक टू बैक आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन। 24 का दिखाया, 2019 का दिखाया गया, 2019 का दिखाया। आर यू एबल टू ऑब्जर्व अ पैटर्न? व्हाट पैटर्न इज दैट? हाउ दिस क्लाउड इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द सोलर रेडिएशन? Now the question pattern might have changed. Sometimes they are asking about different heights of cloud. Cirrus cloud के बारे में पूछ लिया, नीचे वाले cloud के बारे में पूछ लिया. But ये concept आप देखो सेम है कि क्या cloud reflect करता है sunlight को और उसका क्या role है, ठीक है? So now definitely if you see the dew drop, okay? So why this dew drop not formed on a cloudy night? Because cloud reflects back the Earth's radiation. So to the formation of dew drop, what is dew drop? You will see a small drop, especially on the leaves, on stones, a small water droplets. That is a dew drop. Now for the formation of dew drops, there are some of the condition that is required. Now what are those condition? एक तो clear sky चाहिए, ठीक है, calm air चाहिए, ठीक है, then winter की long night चाहिए, okay, so these are the criteria or the condition that is required for the formation of dew. तो definitely जब ज्यादा clouds हैं तो ये तो reflect back करता ही है, ऊपर से जो radiation आ रहा है that is reflecting back. But definitely when the radiation is going like this also, because Earth is radiating back some of the heat, so the radiation, there are particles that are present here. तो ये जो आपका radiation हो रहा है, these particles actually and also the clouds, these trap the heat and send it back, ठीक है? Again जो upper cloud का role है that is different, that is actually blocking it. But you see from the atmosphere, definitely it is so much thick that it will not allow this radiation to escape. रेडिएशन जब बाहर जाएगा तभी तो आप कूलिंग स्टार्ट होगी ना, जब यहाँ पे वो हीट ट्रैप हो गई है. एंड डेफिनेटली देयर इज वन मोर क्राइटेरिया, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है दैट शुड बी हाई. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट शुड बी हाई, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी. Okay, so these are the criteria for the development of dew drops. But here, due to the presence of the thicker cloud, what will happen? The radiation will not be able to go back and it will get trapped, and some of the radiation will come again back to the Earth's atmosphere. नीचे की तरफ आएगा वो. And that is also the reason for the formation of heat islands. जब आप गर्मी के टाइम पे देखते होंगे कि रात के टाइम पे you feel very irritated, very uncomfortable because of the heat. So that is also the why, because the presence of these thicker clouds. Okay. Let's see the another questions. Now the third topic is temperature distribution. How the temperature is distributed. This equally is an important topic. The annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to the coastal areas. This is a question I have taken from the way back 2013 का है, although, but I would like you to see the pattern. ठीक है, किस तरह का सवाल आ रहा है from this temperature distribution part. So annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to the coastal areas. What is or are the reasons, right? Now the thermal, अब यहाँ पे options हैं. Pause the video, solve it. We see the answer. Thermal differences between the land and the water. ठीक है? Again, guys, you see there's a concept of what? Specific heat. So are you able to observe the pattern? कि कहाँ से सवाल आ रहा है? Okay. So specific heat is again a pattern that UPSC, so this has become the favorite topic of UPSC. Cloud का क्या role है, specific heat का क्या concept है, isotherms कैसे काम करते हैं. So these becomes very important. Rest of the option you will see irrelevant. As you see variation in the altitude between continent and the ocean, इसका कोई role नहीं होता है, ठीक है, कि जो आपका annual range of temperature है वो interior of the continent में is high as compared to the coastal area. So there is no role of here. ये गलत है. प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, देयर इज नो रोल ऑफ विंड. विंड का अपना एक अलग काम होता है. हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्ट. डेफिनेटली द कोस्टल एरिया विल हैव हाई रेनफॉल एज कंपेयर टू द इंटीरियर. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स इज this was a topic asked in 2024. So I think you must be aware about the Coriolis force. If you don't know, again I'll explain. This is a hypothetical force which is generated due to the rotation of the earth. अर्थ के रोटेशन के कारण से एक फोर्स जनरेट हुई है, ठीक है. अर्थ इज रोटेटिंग, राइट? इट इज continuously rotating. So you see
there is a force that have been generated. आप कोई भी चीज को घुमाओगे, suppose any swing is there, you are moving it round and round. Now you try to throw a ball, so definitely that ball will not fall in a straight line, it will deflect. ठीक है? And why it is created? Because of this rotation. तो अगेन आप कोरियोलिस फोर्स देखोगे, दिस ऑन द इक्वेटर it is zero near the equator and it keeps on increasing near the poles. ठीक है? Because of that linear velocity. ठीक है? ये जो angular velocity है that remains same as the earth is moving, but if you see the linear velocity, यहाँ पे linear velocity 0 हो जाती है पोल के पास, because there is a point वहाँ पे continuous movement हो रहा है, so definitely the deflection will be more. Now this Coriolis force also it is directly proportional to the direction, or you can say direction of so it increases with the increase in the wind velocity. So first of all, I will tell the answer later. First of all, you see the option, try to solve it, and then we will have the answer. Okay, so pause the video, solve it, let's see the answer. तो इसमें से बताना था आपको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो कोरियोलिस फोर्स की अगर मैं बात करूं, जितनी ज्यादा विंड में फ्रिक्शन कम होगी, राइट? So if the wind is blowing very fastly, a velocity of wind is very fast, it means it has less friction. What is friction? It is a type of, आप बोल सकते हो रुकावट. ठीक है? If you are moving, if you are running and there are a lot of stones in your path, you have lots of friction. But उन सब stones को मैंने हटा दिया है. Now you are running, so your speed will be much more faster. So friction जहां भी कम होता है, जो velocity of wind है, especially in the upper troposphere where the friction is less, due to the lesser number of air molecules and so many cause land से दूर हो जाते हैं. ठीक है? तो वहां पे friction कम होती है, तो air की जो movement है that is very very fast. So wind is high in velocity. So definitely this Coriolis force is directly proportional to the what? It is increases with the increase in the wind velocity. Definitely. Why? Because the deflection will be more. तो जितनी ज्यादा wind की velocity है, उतनी ज्यादा deflection आपकी ज्यादा होगी. When we are talking about this Coriolis force, it is maximum at the poles and is absent at the equator. This is again a correct. In any foundation, a course, these topics are provided. These topics are taught in much detail. Coriolis force की बात करूँ, again there is a lot of concept behind it. If I start explaining, it will take a lot of time. If you have any query, any doubt about all these things, let me know in the comment box. I'll try to reply to all of you. ठीक है? Now this question, pressure and the wind system, आप देखेंगे वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली के बारे में. अगेन द प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव लो प्रेशर बेल्ट्स, you have high pressure belts throughout on the earth surface which is created, and because of this low pressure and the high pressure belt, what is happening? The wind is blowing from the high pressure towards the low pressure area. Now you see the wind which blows between 30 degree and north and 60 degree south latitude throughout the year are known as westerlies. So here, so we know this is the earth, और earth में ये 0 degree है, and you have a 30 degree, you have 60 degrees, ठीक है, and then again you have 30 degrees, you have 60 degrees, and you have 90 degrees. Okay. So this is the area of high pressure, subtropical high. This is the area of subtropical low. Again, this is the area of subtropical high, and this is the area of subtropical low, and this is the area subpolar low, and this is the area of polar high. Okay, and this is the area of polar high. And how the wind is moving? The movement of wind is from the high pressure towards the low pressure area. ठीक है, तो अगर आप यहां से देखेंगे, this is the lower area, subpolar lower area, subtropical high area, and equatorial low area. ठीक है, so if you see the movement of the wind is definitely from the high pressure towards the low pressure. तो high से low की तरफ wind की movement होती है, this we know. ठीक है, so this is subtropical high, so wind की movement is like this, and from this is subtropical high, this is the pressure belt, the wind movement will be like this. Okay, so this is the movement of the wind that we understand. Now this is asking about the westerlies. Westerly कहाँ blow होती है? Westerlies blow from this 30 degree north to 60 degree north and 30 degree south to 60 degree south. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ. सो इट इज सेइंग 30 to 60 डिग्री.
ये ऐसे बता रहा है, so which is incorrect because westerly का जोन ये है, westerly का जोन ये है, this is the zone of easterly and this is the zone of easterly, right? So this is wrong again, a very common question asked from basic. The moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies. So let's see the answer. The answer is 2 only, so fine. The seasonal reversal of wind, a very famous question and I think all of you might be knowing this. The moment I would say this seasonal reversal of wind, you will see, आप बताओगे मुझे कि that is a monsoon type of climate. Why? Because in the summer month what happens? The pressure belt will shift. तो यहाँ पे जो 0 degree है, right? So now this 0 degree because of the shifting of the pressure belt. Now ये जो pressure belt आपकी यहाँ पे थी, ठीक है? Now this has shifted here. So here we had this easterlies. यहाँ पे आपकी क्या blow कर रही थी? You had this easterly. So what is the direction of easterly? The direction of easterly is towards in this direction, from east to west. Now the moment these easterly is crossing, because this pressure belt is moving. गर्मी का टाइम है, समर का मंथ है, समर के मंथ में क्या होगा? The pressure belt will shift north. So the moment it will shift north, what will happen? These winds, as it is coming in the northern hemisphere, it will change the direction. Why? Because we know due to the Coriolis force in the northern hemisphere, the water and the wind, it deflects right. तो ये जो इस तरह से deflect हो रहा था, it will start deflecting right. So this is my right, it will start deflecting it. Now most of the wind of the monsoon is coming from these seasonal reversal of the wind, and hence this option is correct. Monsoon climate. Now see this question, westerly in the southern hemisphere are stronger and persistent than in the northern hemisphere. Why? Southern hemisphere has less land mass as compared to the northern hemisphere. Coriolis force higher in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere. So you have to pause the video, you have to solve this. Let's see the answer. So the answer is southern hemisphere has less land mass as compared to the northern hemisphere. तो इसका आंसर यहाँ पे ये है, westerly in the southern hemisphere are stronger. And why? Why it is stronger in the southern hemisphere? So as we know, southern hemisphere में क्या होता है कि वहाँ पे land mass जो है that is less as compared to the northern hemisphere, right? Now if you see the northern hemisphere, there's a lot of land masses. अगर मैं ratio की बात करूँ, it is around 40% land and 60% water. But in case of southern hemisphere, it is around, we can say 20% land mass and 80% water body. तो अगर आप लैंड मास की कंसंट्रेशन देखेंगे इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज लेसर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड दैट इज व्हाई व्हेन दिस विंड इज ब्लोइंग, मैंने आपको बताया ना कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है. व्हेन द लैंड विल बी देयर विल बी लॉट ऑफ फ्रिक्शन एज वेल. तो जहां पे कम लैंड है, तो जो ये वेस्टर्लीज ब्लो करती है, इट स्टार्ट्स ब्लोइंग वेरी वेरी फास्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड दीज आर आल्सो नोन एज फ्यूरियस 50s, roaring 40s. These are the different names of westerlies in the southern hemisphere. Why? Because it is blowing very fastly. So this will be the answer. So yes guys, so today we have covered 3 micro themes. I hope it was helpful for all of you. In the coming videos, we'll be covering like more micro themes that I have shown in the beginning of this video. And do let me know whether you found this helpful or not. And try to solve the question like this, because this is going to help you, not the way that you were going to solve. आप जिस तरह से solve करते आ रहे थे, that is the way that is not going to help you at all. So try to solve like this. If you're solving by yourself, try to do like this. And if you're not doing like this, you can start with me, you can practice with me. I'll be coming with more micro themes with more clarity, not for geography but for environment as well. Thank you so much.